नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। हरिद्वार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में आज एक निजी कंपनी कोविड मरीजों के लिए सामने आई है। सिडकुल में सबसे बड़ी दवा कंपनी एकम्स ने आज अपनी एक फैक्ट्री को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया है। कंपनी ने अपनी एक यूनिट में 250 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाना शुरू कर दिया है। इस कोविड सेंटर में कोरोना के गंभीर मरीजों को छोड़कर अन्य कोरोना संक्रमितों को आइसोलेट किया जाएगा। इस सेंटर में वैसे तो कई गंभीर कोरोना मरीज नहीं रखे जाएंगे, मगर यहाँ भर्ती किसी मरीज की हालत बिगड़ने पर यहाँ ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया जा रहा है, जिसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसे मरीजों के लिए यहां तैनात रहेगी। फिलहाल कंपनी ने सेंटर में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की है। इंडस्ट्रीज के माध्यम से एक बहुत अच्छा पहल अभी किया है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एक्सक्लूसिव एक कोविड केयर सेंटर आज उद्घाटन किया गया है। इसमें अभी वर्तमान में 120 पीपल यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है। ये जो है पर्याप्त कैपेसिटी है। आवश्यकता पड़ने पर इसको 240 लोगों का रहने का भी जो है कैपेसिटी क्रिएट किया जा सकता है। ये काफ़ी हद तक यहाँ इंडस्ट्रीज में अगर कोई वर्कर्स अगर संक्रमित पाए जाएंगे, उनको त्वरित इलाज करने के लिए जो है इसी इंडस्ट्रियल एरिया में ही बहुत सराहनीय कदम है। एरिया में ज़रूर है, मगर एट द सेम टाइम ये आइसोलेटेड भी है, थोड़ा एक्सक्लूसिव, मतलब थोड़ा दूर रखा हुआ है। तो इसलिए जो है वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम संक्रमण की दृष्टि से भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये काफ़ी मददगार साबित रहेगा। तो क्या कर्मचारियों के लिए यूज कर सकते हैं, जो स्थानीय जो और भी लोग हैं जो अभी संक्रमित हो रहे हैं उनको मिलाया जा सकता है? फिलहाल जो प्रेफरेंस और प्रायोरिटी इंडस्ट्रियल वर्कर्स को दिया जाएगा, और क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में ही रखा है, इनकेस अगर आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों को भी रखने का विचार करेंगे। मगर अन्य लोगों के लिए तो हमने ऑलरेडी 10,000 बेड्स का जो है यहाँ पे चिन्हीकरण किया हुआ है। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा आवश्यकता जनरली नहीं आना चाहिए। आने पर जो है विचार करेंगे। सुविधाएं किस तरह की रहनी? यहाँ कोविड केयर सेंटर जनरली जो है एसिम्टोमेटिक और माइल्डली सिम्टोमेटिक लोगों के लिए जो है क्रिएट किया जाता है, और उसमें जनरली इस प्रकार का जो सामान्य जो पेशेंट्स हैं उनको रखते हैं। रख करके जो है उनका लगातार 10 दिन 14 दिन इस प्रकार का जो है मॉनिटर करते हैं। अगर वो ठीक हो जाते हैं तो फिर वो उनका डिस्चार्ज हो जाता है। बाकी जो खाना पीना सारा इंतजाम जो है इनके माध्यम से किया गया है। सर, समय सीमा क्या रहेगी? अवधि मतलब कब तक चला जाएगा, या लगातार जब तक इस तरीके के हालात रहेंगे? जनरली जो है अभी वर्तमान जो परिस्थिति है, जो जितना केसेस आ रहे हैं उसमें इसका जो है हम ये उम्मीद करेंगे कि ये पूरा प्रयोग शायद कभी होगा ही नहीं करके हम उम्मीद करेंगे। मगर इनकेस आवश्यकता पड़ने पर उसको प्रयोग करेंगे। ये अवधि बहुत लंबा तो नहीं चलना चाहिए, बहुत जल्दी जो है ये नियंत्रण में आएगा करके हम उम्मीद कर रहे हैं। 120 बेड तो हम लगा चुके हैं और 130 बेड हमारे पास रेडी हैं। हमारा सोचना है कि शायद उनकी ज़रूरत ना पड़े, अदरवाइज़ 250 बेड ये तुरंत चालू हो सकते हैं। उसमें खाने पीने का इंतजाम है, सुबह से लेकर शाम तक का सभी अरेंजमेंट जो भी एक कोविड पेशेंट को चाहिए होते हैं, जो नॉर्मल एसिम्प्टिक जो जिनको कम सिम्टम्स होते हैं वो वाले पेशेंट्स के लिए सारा अरेंजमेंट इसमें किया गया है। इसका बेसिक पर्पज़ है कि हरिद्वार क्षेत्र में ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत से लोग अकेले रहते हैं, और अगर उनको कोई संक्रमण हो जाता है तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है घर पे अकेले रह के आइसोलेशन में जाना, और हॉस्पिटल्स में बेड की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये सेंटर यहाँ पे चालू किया है। डॉक्टर की कितनी टीम रहेगी सर यहाँ पर? यहाँ पे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी उसके अकॉर्डिंगली रहेंगे, और हमारे को सरकार की तरफ से भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मिलेगा। अदरवाइज़ हमारे पास भी करीब 14-15 पैरामेडिकल स्टाफ और 2 डॉक्टर्स हैं क्वालिफाइड, तो उनकी भी व्यवस्था यहाँ पे रहेगी जैसी जैसी ज़रूरत है। ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है सर? ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। लेकिन हम लोग मेडिकली हमारे को अलाउड नहीं है कि हम सीधा ऑक्सीजन देना शुरू कर सकें। तो अगर गवर्नमेंट की टीम रहेगी तो हम ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वो उनको पेशेंट को दे सकते हैं। सर, डीएम साहब ने या सीएमओ साहब ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो सारी सुविधाएं हम यहाँ पे, सुविधाएं मतलब स्टाफ की और एडवाइस की जो भी सुविधा होगी वो हमें देंगे। बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी व्यवस्थाएं वो हम अपने खर्चे पर करेंगे और एकम्स के फंड से ही करेंगे। जो कोविड के गंभीर पेशेंट हैं उनको छोड़कर बाकी सबको यहाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। कोविड के गंभीर पेशेंट यहाँ नहीं लिए जा सकते, नॉर्मल पेशेंट्स को यहाँ पे लिया जाएगा और उनकी पूरी केयर की जाएगी। 10-12 दिन के बाद जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वो अपने स्थान पर जा सकेंगे। पोसा क्षेत्र के सलावली पंचायत में टीकाकरण के लिए पशु अस्पताल के कर्मचारियों ने मेमनों को टीका लगाया तो एक एक करके 12 मेमनों की मौत हो गई। वहीं इतने ही मेमने गंभीर हालत में हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने इसकी शिकायत थाने पर भी की है, जिस पर
पशु चिकित्सालय को ही लिख दिया गया है। उधर एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें वो कर्मचारी बताया जा रहा है और वो मेमनों को आग से जलकर मरने की दर्शाने की बात कह रहा था जिससे आगजनी से मुआवजा मिल सके। उल्लेखनीय है कि सिलावली पंचायत के निवासी रामप्रकाश सकबार के यहां मंगलवार को पशु चिकित्सालय कर्मचारी पहुंचे। रामप्रकाश के मुताबिक कर्मचारी गंगा सिंह आए थे जिन्होंने मेमनों को वैक्सीन लगवाने के लिए कहा, जिस पर लगभग 25 मेमनों को रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाया, लेकिन कुछ देर बाद ही ये मेमनों की मौत होना शुरू हो गई। नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश। आगे क्या लिखते हो? सखवार। कौन सा गांव है ये? चरकी कपड़ा सलावली। क्या हुआ? हुआ का साहब ये डॉक्टर आ गए यहाँ इनने कही कि ये इंजेक्शन लगे रहे हैं बच्चे ने के लगवा रोग वाले। तो मगर एक बच्चा ना मानो सिगरेट दूध ना पी जाओ तो मैं लगा दो तिबा के लगवाओ तो बिन्ने के सिगरेट नहीं के लगवा लो कल तुम फिर हमारे फोन करे। तो मगर साहब लगा दो फिर मैंने 3 इंजेक्शन लगाया। मनु मुझे झिलना पा रहे मम्मी आ रहे हैं बच्चे मन नहीं जाए। अरे कि कुछ नहीं 15-20 मिनट बाद सिक्स सही है यहाँ। क्या नाम है डॉक्टर का? गंगा सिंह। कल आए थे? हाँ। कितने बजे आए होंगे? संजा के 6 बजे। फिर ये बच्चे खत्म कै बजे हुए? हाल ही खत्म है गए। क्या बच्चे खत्म हुए थे? 10-15-20 मिनट बाद। कितने बच्चे खत्म हुए? 12 बच्चे। 12। इंजेक्शन कितनों में लगाया था उन्होंने? 25 में। बाकी के? बाकी गंभीर है। बाकी के जो बचे थे गंभीर में मान ले। आपने बात की दोबारा डॉक्टर से? क्या कह रहे थे? हाँ सर हाल ही लगा के जाए गए इतने में बिन के यहाँ खत्म भाई साहब। हाँ बिन जो कोई कि अब हो गए सो हो गए वो हमारी गए इसमें वो है। अच्छा। तो आपने आवेदन दिया है कहीं थाने में? थाने में गए सो बिन लिखता वही कागज वही डॉक्टर के लिए सरकारी वाले का जी। इंदौर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में दूर दराज से लोग यहां परिजनों का इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से इंदौर के सुपर कॉप और देश भर में सिंघम के नाम से पहचाने जाने वाले यातायात के पुलिस जवान रंजीत सिंह और उनकी टीम अपने पैसे से लोगों की मदद कर रहे हैं। राहगीरों और होम आइसोलेट परिवारों को खाना अपने खर्चे से पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक पुलिस की नौकरी करने के बाद लोगों को खाना खिला रहे हैं। तरह से आपके द्वारा जो है लॉकडाउन में लोगों को गरीबों को खाना पहुंचाया जा रहा है, तो कब से और किस तरह से कार्य किया? देखिए नवरात्रि का पहला दिन था हमारा और हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो एक बूढ़ी अम्मा इस रोड पे बैठी थी और आप पास में देख पाएंगे ये एमटी हॉस्पिटल है। यहाँ 300-400 पेशेंट हमेशा कोविड पॉजिटिव रहते हैं। तो हम लोग लौट रहे थे तो वो अम्मा ने हमें रोका और उन्होंने पूछा कि खाना है क्या। तो उस वक्त हमारे पास एक ही टिफिन खाना था, मगर हमने एक टिफिन खाना जब दिया उनको तो 3-4 लोग और रुक के आ गए, उनको भी भूख लगी थी। उनके पास पैसा था, एक्चुअली खाना नहीं था। तो कोई गरीब नहीं है, एक लोग एक्चुअली मजबूर लोग हैं ये, और कोई गरीब नहीं है यहाँ पर फिलहाल। तो हमने सोचा कि यार इतने सारे लोग हैं तो क्यों ना हम इनिशिएटिव लें और खाना बनाएं। तो हम 3-4 आरक्षक इकट्ठे हुए और फिर हमने पैसा कंट्रीब्यूट किया और हमने सोचा कि इसको पहले को स्टार्ट करते हैं। और हमें नहीं पता था कि डिमांड बढ़ती चली जाएगी। हम 2-4 लोगों से स्टार्ट हुए थे और आज हमारे पास 150-200 लोग हो गए हैं। इतने लोग हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे इंदौर में जाकर और हम थैंकफुल हैं कि उनकी बड़ी दुआएं मिलती हैं हमको। एक्चुअली हम उनको खाना नहीं दे रहे हैं, उनकी दुआएं ज़्यादा कीमती वो हम उनसे ले रहे हैं और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। कोरोना काल है तो प्रतिदिन कितने लोगों को आपके द्वारा जो है खाना भूखों को खाना पहुंचाया जा रहा है? 150 से प्लस हम कहेंगे। हम 150 प्लस रोज़ लोगों को खाना पहुंचाते हैं और हम बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोरोना से लोग मर रहे हैं और आगे भी लोग मरेंगे, कहीं ना कहीं मरेंगे, बट इंसानियत नहीं मरना चाहिए, मानवता नहीं मरना चाहिए और उसको बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ हमारे होम एसोसिएशन में लोग हैं जिनको हम देने जाते हैं तो उनके अड़ोसी पड़ोसी उनको खाना नहीं दे रहे हैं। पहले अड़ोसी पड़ोसी जान होते हैं किसी परिवार के, तो अगर अड़ोसी पड़ोसी कोरोना पॉजिटिव हो गए तो उनको खाना नहीं देंगे तो ये कहीं ना कहीं मानवता का हनन है, मानवता मर रही है। तो मैं आपके द्वारा ये बोलना चाहूँगा समाज से कि मानवता को मत बनने दीजिए, इंसानियत को मत बनने दीजिए। प्लीज़ लोगों को हेल्प करने के लिए आगे आइए, थोड़ा बड़ा दिल करिए क्योंकि कोरोना काल में लोग अपने घर में जमा कर रहे हैं। एक्चुअली जमा करने का टाइम नहीं है, निकालने का टाइम है। अपना निकालिए अपने पास जो भी एक्स्ट्रा है और उन लोगों को दीजिए जिनके पास कमी है। कहाँ और किस तरह के लोगों को आपके द्वारा ये मदद की? देखिए 50 से 60 हमारे पास होम आइसोलेशन लोग हैं जिनको हम फ्री ऑफ चार्ज फूड प्रोवाइड कराते हैं। ऊपर से जो हॉस्पिटल के बाहर लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं, उन लोगों को हम जो कि फैमिलीज बाहर से आई हुई हैं उन लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खाना। हुए हैं मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह मध्य प्रदेश के दतिया में एक ही दिन में 269 एक्टिव मरीज निकले। मरीजों की संख्या ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। दतिया के कोरोना अस्पताल में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का जायजा लेने जिला कलेक्टर संजय कुमार अचानक पहुंचे। कलेक्टर संजय कुमार ने कोरोना अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए, तो वहीं एमपी में सबसे बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध होने का दावा भी किया।
मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने आम नागरिकों से अपने घरों में रहने की अपील की, तो वहीं स्पष्ट रूप से आग्रह किया कि कोई भी पैनिक ना हो। दतिया में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए बेहतर संसाधन है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मौजूद है। आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन। जिस किसी को भी डाउट है, लक्षण है, सिम्टम्स दिख रहे हैं या कि फिर आपने टेस्ट करा लिया है, सबको अपने घरों में एकांत में रहना साथ दें। बहुत आसान उपाय है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने सामान्य जीवन में इतना ज़्यादा सोशल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हमारी आदतें सामाजिक रहती है कि अपने को अलग थलग करना आसान नहीं होता। लोग को लोभ होता है, टेम्प्ट होता है और फिर निकल पड़ते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और इसी से ये बढ़ता है। कोरोना का प्राण है लोगों का मिलना जुलना, तो लिहाजा लोग डाउट भी है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग पैनिक कर करके और टेस्टिंग के लिए, इतने ज़्यादा लोगों को टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक के घर में एक हो गया सभी आ गए टेस्ट कराने। संसाधनों का भी एक सीमा है, पैनिक ना करें। आपको अगर घर में एक हो गया है, आप मान के चलिए कि आप खतरे में तो हैं, क्योंकि आपके घर में है वायरस, तो खतरे में है तो हिफाजत करिए अपनी। अगर आप अपने घर से निकल गए और कोविड हॉस्पिटल आ गए, फीवर क्लिनिक आ गए, तो आप अपनी खतरा और बढ़ाते हैं। उससे अच्छा उपाय है कि आप अपने घरों में रहिए, आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को। पुराने ज़माने में भी जब बीमारी होती थी लोग उपवास कर करके बैठ जाते थे। बुखार होता था 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए जो है उपवास पे चला जाता था, बुखार अपने आप कम हो जाता था। तो इसका पीरियड है, उसको कट जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक लहर है, बीत जाएगा, अच्छा समय आएगा। बस सहयोग करने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं उन्हीं को बेहतर कैसे बना सकते हैं? हमारे दतिया में प्रदेश में सबसे अच्छी व्यवस्था मैं कहूँ, यहाँ पे हमारे पास अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति पूरे प्रदेश में जगह जगह है। बाजू में ग्वालियर में क्या स्थिति है, हमारे यहाँ आज तक कमी नहीं हुई और न होगी। हमारे यहाँ बेड की दुनिया में आपने बेड का कमी देखा, हमारे यहाँ बेड की भी मेडिकल कॉलेज है सौभाग्य से, उसके कारण दतिया में बहुत सुखी है। और रही बात इसकी बेहतरी के लिए, तो हम हमेशा देखते हैं कि किस एरिया में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। बट ये है कि ऐसा सच कोई कमी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम साधनों का बेहतर उपयोग के लिए रोज़ ही कोशिश करते हैं कि जिस मरीज़ को आईसीयू में रखने की ज़रूरत नहीं है उसको नीचे कर दें, जो नीचे है उसको आईसीयू में जाने की है उसको ऊपर कर दें। तो इस ढंग से रोटेशन, जिसको आवश्यकता नहीं हो उसको हम जो है वो कोविड हॉस्पिटल से बाहर करके कोविड केयर सेंटर CCC भेजते हैं ताकि वो आराम करे, केवल वहाँ पे एकांत का सेवन करें, CCC रावतपुरा में। तो इस प्रकार से मरीजों के उपयोगिता के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसको रोटेट करने की गति हमेशा करते रहते हैं। तो जो साधन है वो दतिया के मान से अभी ठीक है, अभी किसी साधन की कमी नहीं है। बस लोग घबराए नहीं, क्यों घबरा कर करके भीड़ बढ़ाएंगे तो साधन कमी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी साधन की सीमा तो है ही है। तो उसको हम भी सदुपयोग कर रहे हैं, पब्लिक को इस बात को समझना पड़ेगा और अपनी अपनी जगह बस एकांत कर ले, अपने पैर रोक ले 7 दिन के लिए। छोटी छोटी आवश्यकताएं, शादी है, ब्याह है, गमी है, मत मूव करें। माना कि ये सब चीज़ें सामाजिक तौर पे ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन टालने का समय है अभी। उससे ज़्यादा ज़रूरी है जान बचाना। थैंक यू। पूर्व विधायक निशंक जैन ने अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक गंज बासोदा और त्योदा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6000 के आसपास जांच हुई है, जिनमें से 3500 के लगभग RT-PCR के सैंपल लिए गए हैं। इसके बाद 1 जनवरी 2021 से आज दिनांक तक कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा है। सरकार ने निर्णय लिया था कि हरिद्वार कुंभ से लौटने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी एवं उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। न तो उन यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया और न ही उनकी जांच की जा रही है। पहले गंज बासोदा नगर के शासकीय चिकित्सालय एवं बेदनखेड़ी स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन भी लगती थी और कोरोना के सैंपल भी लिए जाते थे। अब न तो स्वास्थ्य केंद्र बेदनखेड़ी में सैंपल लिए जा रहे हैं और न ही वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि वहां पर MBBS डॉक्टर पदस्थ हैं। 6000 टेस्ट हुए, जिसमें 3500 के आसपास RT-PCR और शेष एंटीजन टेस्ट हुए थे। इसके बाद से 1 जनवरी 2021 से आज दिनांक तक ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी टेस्ट नहीं हो रहे और सरकार ने निर्णय लिया था, सरकार के मुखिया के निर्देश थे कि जो कुंभ से लौटेंगे उनका टेस्ट किया जाए और उनको
होम क्वारंटाइन किए जाए। पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में कुंभ से लौटने वालों का कहीं कोई न रिकॉर्ड है और न टेस्ट किए गए। साथ में पहले गंज वासुदा नगर में 2 जगह वैक्सीन लगती थी, सिविल अस्पताल वासुदा और वेदनखेड़ी के पीएससी में, मगर वेदनखेड़ी पीएससी में को तो बंदी कर दिया गया, जबकि वहां एक एमबीबीएस डॉक्टर पदस्थ है और साथ में ना वहां वैक्सीनेशन हो रहा और ना ही जांच हो रही। हमारी मांग है कि जिस तरह से पहले दोनों केंद्रों पर होता था, उसी तरह से दोनों केंद्रों पर प्रारंभ किया जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के मुखिया टीवी पे बोलते हैं कि अधिकतर लोगों की जांच की जाए, ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग की जाए। 22 अप्रैल के पहले तक, इसी 22 अप्रैल के पहले तक प्रतिदिन तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी टेस्ट नहीं हो रहे और सरकार ने निर्णय लिया था, सरकार के मुखिया के निर्देश थे कि जो कुंभ से लौटेंगे उनका टेस्ट किया जाए और उनको होम क्वारंटाइन किया जाए। पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में कुंभ से लौटने वालों का कहीं कोई न रिकॉर्ड है और न टेस्ट किए गए। साथ में पहले गंज वासुदा नगर में 2 जगह वैक्सीन लगती थी, सिविल अस्पताल वासुदा और वेदनखेड़ी के पीएससी में, मगर वेदनखेड़ी पीएससी में को तो बंदी कर दिया गया, जबकि वहां एक एमबीबीएस डॉक्टर पदस्थ। वर्तमान के जब कोरोना की प्रथम लहर आई थी और जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा अरे ये कोरोना नहीं, डरोना है। कमलनाथ जी, ये कोरोना नहीं है, ये डरोना है, इससे डराने की जरूरत नहीं है। और जब वो मुख्यमंत्री बने, इसके बाद प्रथम लहर के बाद सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई और आज आम आदमी मरने के लिए परेशान है। मरने के लिए परेशान से मेरा मतलब ये है कि शमशान घाटों में जगह नहीं है। हमारे एक मित्र की माताजी का अंतिम संस्कार जब भोपाल में करने के लिए बोले गए तो एक से चिपकी एक डेड बॉडी रखी थी। उन्होंने कहा कि वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि हम अपनी माताजी का अंतिम संस्कार कर सकें। कल जब वो अपनी माताजी के तीसरे के लिए बैतवा पे गए तो किसी ने एक डेड बॉडी को लाके और उसका पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार किया। आप समझ सकते हैं कितना भयावह का दौर है। ने कोविड मरीजों को 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सुबह चाय से लेके रात के दूध तक प्रति व्यक्ति, प्रति मरीज प्रतिदिन 300 रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। उसके आधार पर अच्छी पौष्टिक डाइट मिले। अभी भी डाइट मिल रही है, मगर मेरा कहना यह है कि उस हिसाब से फल फ्रूट जूस जो भी हो सकता है जिससे वे शीघ्र स्वस्थ हों। और साथ में शासकीय अस्पताल में ओपीडी के दौरान 4 कमरों में 4 डॉक्टर बैठे। अभी एक कमरे से ओपीडी हो रही है तो भीड़ लग रही है और उस वजह से हो सकता है कोई एक संक्रमित दूसरे को करके जा रहा हो। तो जो उद्देश्य है सरकार का चैन तोड़ने का, वह चैन टूट नहीं रही। हो सकता है कि जिस अज्ञात बीमारी की वजह से हम चैन को आगे बढ़ा रहे हों। दूसरी बात, जो अब कोविड की वजह से पूरे धंधे ठप हैं। धंधे ठप होने की वजह से मेरी देश के प्रधानमंत्री जी से मांग है कि लोगों की जो ईएमआई है उस पर ब्याज माफ किया जाए और उनको अगले 3 महीने के लिए भरने की अनुमति दी जाए। प्रदेश के सभी स्कूलों की
फीस माफ की जाए और उस फीस की पूर्ति सरकार करे, जिससे स्कूलों का भी नुकसान ना हो और अभिभावकों का भी नुकसान ना हो। इन सब बातों के लिए आज मैंने आप सबको से निवेदन किया था। यही मेरी बात है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है आने वाले दिनों में कोविड नियमों का पालन करते हुए मुझे उपवास पर यदि बैठना पड़ा तो भी मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। गंजबासुदा क्षेत्र की जनता को इनके भरोसे हम छोड़ नहीं सकते, इलाज तो देना ही पड़ेगा। इस बात की मैं तारीफ भी करता हूँ कि विदिशा जिले में बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी भी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। हम यहाँ पर किसी की आलोचना के लिए नहीं है। हमारा कहना यह है कि व्यवस्था में सुधार हो, व्यवस्था मिले, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने पूरे जिले में चाहे गंजबासुदा, त्योंदा, ग्यारसपुर, नटेरन, शमशाबाद, सिरोंज, लटेरी, कुरवाई, कोई सी भी बात करें, पठारी, ऊपर के अघोषित निर्देश हैं कि सैंपलिंग कम की जाए। आरटीपीसीआर जो गले की जांच है उसको कम किया जाए। इसका मतलब ये है सरकार ये चाहती है कि जब सैंपलिंग ही नहीं होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव का पता ही नहीं चलेगा। और जब वो नाक से जांच करते हैं उसको एंटीजन टेस्ट कहते हैं, उसमें 90% लोगों का नेगेटिव निकलता है। मेरा खुद का जब मैंने नाक से जांच कराई थी तो नेगेटिव आया, और जब मैंने गले से जांच कराई थी 5 महीने पहले तो मैं पॉजिटिव हुआ था। तो ये किसके निर्देश पर, ऊपर का ऐसा कौन है पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में, कि जिसके निर्देश पर ये टेस्ट आधे किए गए हैं? मेरी मांग है कि उनको, हर आदमी को जिसको टेस्ट कराना है, जिस तरह से पोलियो की दवाई पिलाई जाती है उसी तरह से हर सेंटर पर वैक्सीनेशन भी हो और साथ में टेस्टिंग भी हो, क्योंकि सरकार के पास भरपूर स्टाफ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वैक्सीनेशन करें, आशा कार्यकर्ताओं को साथ लगा के उनका पूर्ण सुरक्षा के साथ उनकी टेस्टिंग करें। साथ में कोविड केयर सेंटर में, गंजबासुदा के कोविड केयर सेंटर में 30 पलंग हैं और 30 पलंगों पर केवल 4 ऑक्सीजन सिलेंडर 10 लीटर के हैं, जिनमें 2 सिलेंडरों में लीकेजिंग है। इसलिए कल जब मेरे पास किसी पेशेंट का फोन आया, सीधा 15 मिनट हमें ऑक्सीजन दे दी गई, फिर हमारी निकाल के दूसरे को लगा दी गई, फिर उसकी निकाल के तीसरे को लगा दी गई, और साथ में वहां पर जो 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वह भी इसी तरह से बारी बारी से उपयोग किए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि जितने पलंग हैं उन पलंगों पर ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम हो, और यदि वेंटिलेटर का भी हम इंतजाम कर सकें तो मैं समझता हूं कि जिन कोविड केयर सेंटरों का जो सही लाभ है वह जरूर मिलेगा। साथ में मरीज भर्ती थे जिनमें 8 मरीज गंभीर हालत में थे, और वो भी, उनको भी बदल बदल के ऑक्सीजन दी गई। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि गंजबासुदा के लाल पठार पर कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज पर प्रेशर बढ़ रहा है, विदिशा के अलावा पूरे जिले के मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, यदि लाल पठार के छात्रावास को पूरी सुविधाओं के साथ सेंटर बनाया जाए। गंजबासुदा अस्पताल में एमडी डॉक्टर है और भी डॉक्टर है। एमडी डॉक्टर के कहने से ही लगता है रेमडेसिविर इंजेक्शन या जो भी ट्रीटमेंट है, मेडिकल कॉलेज में भी तो एमडी डॉक्टर ही लिख रहे हैं। तो वहां पर भरपूर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, और साथ में एमडी डॉक्टर के देखरेख में रेमडेसिविर इंजेक्शन भी यहीं पर लगने लगे, तो उससे जिला में मेडिकल कॉलेज में प्रेशर कम होगा, और बासुदा को भी कि जो मरीज हैं
वो और उनके परिजन परेशान होने से बच सकेंगे और बासुदा के साथ साथ आसपास का भी जो क्षेत्र है उसको भी मरीजों को यहाँ पर समुचित उपचार मिल सकेगा। जांजगीर चांपा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाहियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही की, जिसमें व्रत बाराद्वार के तांदुलडीह अवैध महुआ शराब का गढ़, जहां पूरा बड़ी तादाद में ग्रामीणों द्वारा भारी मात्रा में शराब बनाने का काम किया जाता है, जिसमें तांदुलडीह से लावारिस हालत में तालाब किनारे 150 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34/2 59 का एक प्रकरण कायम किया गया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।